डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जा रहे हैं पढ़ने, जिसका नाम है मैन पावर मैनेजमेंट। ये मैन पावर मैनेजमेंट अर्थात जो एचआर का काम है, ह्यूमन रिसोर्स, और साथ ही जो इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात जो करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, हाउ डू यू मैनेज द थिंग्स, कौन कौन सा थिंग्स मैनेज करना है, जो कि आज देखेंगे। उसका बेसिक जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्या है एचआर डिपार्टमेंट का वह देखेंगे, फंक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही डिटेल में देखने की प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है हम बात करें एचआर की, या बात करें मैन पावर मैनेजमेंट की। इसी को पर्सनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी को कहते हैं हम लोग पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक ना, इसी को कहते हैं हम लोग पर्सनल मैनेजमेंट। अब पर्सनल मैनेजमेंट बेसिकली एक कंसर्न है, एक डिफिनिट जो है प्रिंसिपल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। ये हम जो भी बात करेंगे आज, वो किसकी बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो इंडिविजुअल वर्क है, इंडिविजुअल जो पर्सन है, ठीक ना, नंबर ऑफ ग्रुप्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि हम खास करके बात करते हैं 6M की। 6M क्या है, तो मैन, मटेरियल, मनी, मेथड और मैनेजमेंट। मैन, मटेरियल, मनी, मेथड, मैनेजमेंट, ये जो है बेसिक फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। और जो है मनी के साथ मशीन भी इसमें ऐड कर लीजिए, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा 6M का प्रोसेस। तो अब देखिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या है, बेस होता है, जिसको बेसिक बोलते हैं। ठीक है, अब इसको जो है साथ में ही कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी होते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में यदि प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी होंगे, और प्रोडक्शन होगा या सर्विस इंडस्ट्री भी हो सकता है, जैसे बैंकिंग है, हॉस्पिटल है, स्कूल है। ठीक ना, तो जो भी फैक्टर्स होगा दैट विल बी कंस्टिट्यूट द ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल। और इसमें बेसिकली यदि एचआर की बात करते हैं तो 2-3 जगह वो खास करके रोल प्ले करता है। एक तो मैन, दूसरा जो है मटेरियल, तीसरा जो है आपका मशीन, यहाँ भी एचआर, और मनी। ये 4 जगह जो है रोल प्ले करता है आपका पर्सनल मैनेजमेंट। डायरेक्ट जो है मैन इन्वॉल्व है इसमें, डायरेक्ट मैन इन्वॉल्व है। इसलिए ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि जो मैन पावर है उसकी प्लानिंग करें हम। व्हाट एवर द मैन पावर प्लानिंग, जो कि आगे हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैन पावर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो है इसमें यदि बात करें तो मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर कितने लोग चाहिए, कौन व्यक्ति क्या करेगा, ठीक ना, मैन पावर प्लानिंग। दूसरा इसमें आता है मैन पावर प्लानिंग के साथ कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, कंपनी में रिक्रूटमेंट कैसे होगा या सिलेक्शन कैसे होगा, और जिस व्यक्ति को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसको वह काम आता है कि नहीं, या आता है तो आजकल डायनामिक इन्वायरमेंट है, हर जगह अपग्रेडेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसको ट्रेनिंग देने की भी ज़रूरत पड़ती है। साथ में ही आप देखेंगे कि जो है कोई एम्प्लॉय एब्सेंट होता है, वह जो है नौकरी छोड़ देता है, ठीक ना, लीव कर देता है जॉब, ठीक ना, काम कोई प्रोजेक्ट चल रहा है बीच में ही वो नौकरी छोड़ दिया, या एब्सेंट हो गया, या वो जो है स्ट्रेस्ड हो गया, ठीक ना, काम नहीं कर पा रहा है, वो प्रॉपर प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहा है। इस तरह की बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको कि एचआर ही सोचता है, एचआर का ही ये काम है
इवन कहीं जो है किसी लेबर को जो है एक्सीडेंट से दुर्घटना हो जाती है कुछ ऐसा, या बहुत सारे इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि यूनियन बाजी होती है, संघ रहते हैं, एक नेता रहता है, उनकी अपनी कुछ डिमांड रहती है, यूनियन की डिमांड रहती है कि हमें ये दो, वो दो, ऐसे दो, वैसे करो। ये सारी चीज़ों को मैनेज करने का जो नाम है ना, यही नाम है पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है। अब इसकी सिंपल यदि डिफिनीशन देखें या एक इंट्रोडक्टरी देखें तो इसमें जो है यहीं तक सिर्फ नहीं जाता है, आगे जब चलेंगे तो गवर्नमेंट के भी बहुत सारे रूल्स हैं, गवर्नमेंट रूल्स भी हैं, वह भी आपको कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि ह्यूमन इज द यू कैन व्हाट यू कैन से ह्यूमन इज ए ग्रेट एसेट फॉर द नेशन। किसी भी आदमी का या ह्यूमैनिटी का, है ना, एक अलग डिपार्टमेंट ही है गवर्नमेंट का कि किसी के साथ कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है, ओवर स्ट्रेस नहीं है, जितना पैसा पे कर रहे हैं, तेरा कंपनी जितनी पैसा पे कर रही है, ऐसा तो नहीं कि उससे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है, ठीक ना। या जो कंपनी का मालिक है वो सोचता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, किसका, मशीनरी का, जो आदमी है उसका, ठीक ना। तो कुल मिला करके कि फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी दैट यू हैव टू थिंक। यहाँ पर दो चीज जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि हम बताएं दो चीज क्या है कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कंपनी के दृष्टिकोण से, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन, सीधा लिख देते हैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन, और दूसरा वर्कर्स जो है उनका टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, और ओवरऑल वर्कर्स सेटिस्फेक्शन। वर्कर्स, यदि वर्कर्स सेटिस्फाइड है, सेटिस्फेक्शन, अब वो सेटिस्फेक्शन इमोशनली भी हो सकता है, ठीक है ना। आप उसको पैसा इतना दे देते हैं कि कितना भी आप उससे काम लेते हैं तो बोलने के लायक नहीं बचता है, क्योंकि उसको पैसा तो मिल रहा है ना। क्योंकि मैक्सिमम क्या 99% लोग किसके लिए काम करते हैं, सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, पैसे के लिए काम करते हैं। पैसा उनको मिल जाएगा तो कोई भी काम वो कर लेंगे, लेकिन कमिटमेंट जो आती है वो पैसे से नहीं आती है, वो दिल से आता है। तो वह कंपनी से जो है एम्प्लॉय दिल से जुड़ा है कि नहीं, यह उसका जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ देखना कि वह दिल से जुड़ा है या नहीं। अब इसके साथ ही कुछ डिफिनीशन देखेंगे, और डिफिनीशन में बहुत अंदर नहीं जाएंगे। तो डिफिनीशन ऑफ मैन मैनेजमेंट, डिफिनीशन ऑफ मैन मैनेजमेंट देखेंगे तो देयर आर सो मेनी what you can say philosopher and scientist who has derived various definition। उन्होंने एक डिफिनीशन दी है, तो इसमें जो है सबसे फेमस जो है डिफिनीशन जो है दो तीन हम दे देते हैं आपको। एक पाउल जी हेस्टेग बोलते हैं, जी हेस्टिंग, या जो है हैशटैग, तो इनका एक डिफिनीशन है कि पर्सनल मैनेजमेंट इज दैट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट हैविंग एज इट्स गोल द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसको हम यदि लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं मैन, अब मैं सारा तो नहीं लिखूंगा, एक दो जरूर लिखूंगा। मैन मैनेजमेंट इज दैट एस्पेक्ट of organization, of that aspect of organization, that aspect of organization having as its goals and the effective utilization of human resources, वो चाहे कोई भी हो ऑर्गेनाइजेशन में,
उसके जो मेंटल पावर है, जो उसका स्किल है, उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के पास जो है बंदर को हम पानी में उतार दिए तैरने के लिए और मछली को जो है पेड़ पे चढ़ने के लिए प्रेशर बना रहे हैं, तो दैट इज नॉट ए गुड थिंग। इसी सीक्वेंस में एक जो है डेल योडर हुआ, डेल योडर, ठीक है, ये भी जो है एक डिफिनेशन दिए किसका, मैन मैनेजमेंट का, कि मैन पावर मैनेजमेंट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ एक्टिविटी एडिंग एंड डायरेक्टिंग वर्किंग मैन एंड वुमेन इन मैक्सिमाइजिंग द कंट्रीब्यूशन एंड सेटिस्फेक्शन। इसमें दो चीज उन्होंने दिया, कंट्रीब्यूशन एंड सेटिस्फेक्शन। मेन पॉइंट हम लिखते हैं, कंट्रीब्यूशन एंड सेटिस्फेक्शन इन जो है एम्प्लॉयमेंट, and it helps worker including all those who work for unskilled common laborer to corporation like we give the training। organization क्या करता है कि कोई नई मशीन आई, किसी को नहीं चलाने आता है, तो एट लास्ट वो क्या करता है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देता है। तो ये एक जो है उनका कॉन्सेप्ट था। एक फ्लिप का कॉन्सेप्ट आता है, फ्लिपो जिसको बोलते हैं, फ्लिपो, ये भी एक जो है साइंटिस्ट थे। उनका ये कहना था कि जो भी प्रोक्यूरमेंट है, प्रोक्यूरमेंट ये आगे चल करके बताएंगे। प्रोक्यूरमेंट जो है कंपनी जब काम कर वर्कर जब काम करता है कंपनी में, दूसरा उसको डेवलपमेंट जो है दिखना चाहिए कि हाँ इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो मेरा डेवलपमेंट हो रहा है, कंपनसेशन मिल रहा है। कंपनसेशन, जब ज़्यादा काम करता है तो ओवर टाइम काम कर रहा है तो ओवर ड्यूटी का कुछ उसको अलग से फायदा मिल रहा है। जो है कंपनी के साथ एक बेटर एसोसिएशन है, वह फील करता है, उसको अंदर प्राउड फील होता है कि हम इस पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हैं। जैसे कोई गूगल में काम करता है तो डेफिनेटली इट रिफ्लेक्ट्स वेरी गुड इमेज इन दिस सोसाइटी एज वेल। उसकी जो अपनी व्यक्ति विशेष की अपनी गोल है, वह गोल पूरा हो रहा है कि नहीं, वह सोच करके चल रहा है कि चलो महीने का 2000 रुपये बचा लेंगे तो हमारे लाइफ में कहीं काम आएगा, वो उसका बच ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। साथ ही कंपनी क्या सोचती है कि परफॉर्मेंस जो है, क्योंकि ये दोनों साइड से उन्होंने डिफिनेशन दिया, ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से भी और पर्सन के तरफ से, क्योंकि एक तरफ से तो जो है एक तरफा प्यार तो पागल ही है, पागलपन ही है, वो प्यार प्यार नहीं होता है जो एक तरफा होता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को सोच करके इन्होंने एक डिफिनेशन ईजाद करी कि पर्सनल जो है फंक्शन इज कंसर्न विद द प्रोक्यूरमेंट, development of employee compensation, association and maintenance of the person of an organization achieving their goals, achieving their objectives। therefore person management is the planning, organizing, directing एंड कंट्रोलिंग। ये चारों पांचों चीज जो है इंपॉर्टेंट है। ये चारों पांचों चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग कि कितने लोग चाहिए, किससे कौन सा काम कराना है, कौन व्यक्ति कौन काम अच्छे से कर सकता है। फिर ऑर्गेनाइजिंग, उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना, डायरेक्शन देना और चीज़ों को कंट्रोल करना, अर्थात वट एवर इज गोइंग ऑन दैट शुड बी अंडर द कंट्रोल। लास्ट एक डिफिनेशन दे देते हैं कि यूके में जो सबसे ज़्यादा डिफिनेशन चलता है कि पर्सनल मैनेजमेंट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न विद द पीपल एट वर्क एंड देयर रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सा डिफिनेशन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, रिलेशनशिप विथ ऑर्गेनाइजेशन। और इसीलिए आप देखेंगे कि ब्रिटिश में, यूके में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 90% ऑफ द पर्सन जहां ज्वाइन करते हैं वहीं से रिटायर कर जाते हैं। रीजन बीइंग दैट कि उनको अच्छी सैलरी, अच्छा प्रमोशन, अच्छा इमेज, अच्छा वैल्यू मिलता है। अपने यहाँ इंडिया में देखिए कि एक आदमी जो है 5 साल यहाँ, 2 साल वहाँ, 4 साल वहाँ, कभी वहाँ से नौकरी चली गई, कभी वहाँ से नौकरी चली गई, तो ये सारी चीज़ें यहाँ
चलते रहती इंडिया में, लेकिन बाहर के देशों में कुछ खास करके यूरोपियन कंट्री में भी एक क्या है कि स्टाफ के लिए जो है वेलफेयर सिस्टम है, एक पॉलिसी है ना। स्टाफिंग में आप देखेंगे तो यही सब आता है कि पॉलिसी है कि नहीं, कोई कोई वेलफेयर की सिस्टम है या नहीं, क्योंकि दो चार लोग हैं तो चेहरा देख करके आप सैलरी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ एक सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ह्यूमन सेटिस्फेक्शन से ही कोई भी आदमी उस सेटिस्फेक्शन से काम करेगा तो ही प्रोडक्टिविटी दिखेगी, अदरवाइज वो प्रोडक्टिविटी आपको दिखेगी नहीं। यदि प्रोडक्टिविटी चाहिए तो आपको कुल मिलाकर के जो वर्कर है वही तो प्रोडक्टिविटी देगा, वही तो काम कर रहा है, नहीं तो काम तो खूब करेगा लेकिन आउटपुट क्या देगा, जीरो। इसलिए वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम चेक करें कि वेदर द वर्कर्स आर सेटिस्फाइड, हैप्पी और नॉट। ठीक है, अब लास्ट में जो है हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एचआर सिस्टम। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआर या पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला जो है ऐसे कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन मेन बात करेंगे कि जो एचआर है सबसे पहला चीज है कि वेदर ही इज कंसर्न्ड विथ वर्कर और नॉट, कंसर्न्ड विथ वर्कर। वर्कर बार बार जा रहा है एक ही काम के लिए, वो कंसर्न ही नहीं है। ठीक है, देखते हैं इतना देखते में देखने मिलता है कि वो एम्प्लॉय, वह वर्कर जो है काम छोड़कर चले गया, किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, या वह जो है कहीं कंप्लेन कर दिया, ठीक ना, या जो काम कर रहा है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, अनसेटिस्फाइड हो गया। इस तरह से जो है खूब होता है और देखने मिलता भी है। दूसरा कि कंसर्न विथ पॉलिसी, कोई पर्टिकुलर पॉलिसी है कि नहीं, पॉलिसी किस किस चीज की होनी चाहिए। एक तो पॉलिसी होगी आपकी रिक्रूटमेंट की, कि फेयर रिक्रूटमेंट हो चेहरा देख करके, क्योंकि इंडिया में 3 तरह से रिक्रूटमेंट चलते हैं। आप ध्यान देंगे तो इंडिया में 3 तरह से रिक्रूटमेंट चलते हैं। एक तो आप रिजर्वेशन देखते ही हैं जो इस देश को दीमक की तरह खा गया। दूसरा कि जो है रिजर्वेशन यदि नहीं हो पाया तो रिकमेंडेशन चलता है कि फलाने के चाचा का बेटा है, फलाने का दोस्त है, फलाने का, इस तरह से रिकमेंडेशन चलता है। और इसके अलावा कमीशन तो चलता ही है, मतलब कमीशन मतलब पैसे खाने वाले लोग, कि इतने पैसे में यहाँ नौकरी लगवा देंगे इतने। इसलिए आए दिन आप पेपर में पढ़ते होंगे कि नौकरी के नाम पर ये इसको ठग लिया, नौकरी के नाम पर वो उसको ठग लिया। तो एक तो रिक्रूटमेंट फेयर होना चाहिए। दूसरा रिक्रूटमेंट के साथ साथ प्रॉपर ट्रेनिंग जो है उसको मिलते रहना चाहिए। कंपनी की जिम्मेदारी है कि साल 2 साल पर उसको ट्रेनिंग दे, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो या वर्कर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो या कोई वर्कशॉप हो, सेमिनार हो, वहाँ पर वह भेजें। टाइम टू टाइम प्रमोशन होना चाहिए। जॉब ट्रांसफ़र जो है, क्योंकि मल्टीपल ट्रांसफ़र जॉब से क्या होता है कि मल्टीपल एरिया का नॉलेज हो जाता है। साथ में ही मेरिट रेटिंग कि उसको मेरिट में, अर्थात उसके जो है जॉब इवेल्युएशन, जॉब जो कर रहा है वह जॉब सही कर रहा है कि नहीं, और यदि सही कर रहा है तो कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन तो उसको मिलना चाहिए। और रिकॉग्निशन 2 तरीके से मेनली होता है। एक तो इन टर्म्स, मॉनेटरी टर्म्स, कि उसकी इंक्रीमेंट बढ़ा दिए, सैलरी दे दिए, इंसेंटिव दे दिए, जो भी आपके यहाँ जो है पॉलिसी है। और दूसरा कि उसको एक प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट, 10 लोगों के बीच में जो है ताली तो बजा सकते हैं, कुछ नहीं पैसा दे सकते हैं कि हाँ भाई इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। दैट इज द थिंग विच आर इन्वॉल्व विद द पॉलिसी। सबसे इम्पोर्टेंट है वर्किंग कंडीशन ऑफ द कंपनी, इसमें इम्प्रूव करना है। ऐसा तो नहीं है बहुत स्ट्रेसफुल है, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है कंपनी के अंदर, है ना, सेफ्टी इशू,
that is also important कि whether our employee are safe or not. So these are the things that must have to care by the HR, and it comes under the policy of the company. कंपनी की पॉलिसी जो है that should be very much clear, ठीक ना। उसके बाद जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जो है आप ध्यान देंगे तो जो है कॉर्डियल एक इन्वायरमेंट होता है, एक मतलब कि व्हाट यू कैन से हेल्दी इन्वायरमेंट, सिंपल सा हम बात करते हैं हेल्दी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, वर्किंग इन्वायरमेंट शुड बी वेरी हेल्दी, एक दूसरे का कोऑपरेशन हो, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन हो, जिसको कॉर्डियल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, कॉर्डियल इन्वायरमेंट। तो इस तरह का काम, जब इस तरह का वर्किंग इन्वायरमेंट रहता है तो वहाँ व्यक्ति आउटपुट ज़्यादा दे देता है, एक दूसरे के काम में जो है दखलंदाजी ना करके उसको कोऑर्डिनेट कर देता है, ठीक है। दूसरा एक जो है, और जो है 4-5 लिख देते हैं, एक जो है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट आदमी खोजता है, कंपनी भी खोजती है कि एनुअल ग्रोथ हमारा बढ़ते जाए। एम्प्लॉय भी सोचता है कि एनुअल इंक्रीमेंट अच्छे से मिलते रहे, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिनके ऊपर कंटिन्यूअस फोकस करना जरूरी है। पांचवा और लास्ट यदि हम लिखें तो इकोनॉमिक, और जो है इकोनॉमिक, इंडिविजुअल एंड सोशल सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। कैसे, थोड़ा सा बात कर लें। इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ पैसा रुपया, जो भी इंसेंटिव है, दिवाली है इंसेंटिव मिल गया 10-10 हज़ार रुपया, तो बहुत सारा काम निकल जाता है अपना, ठीक है। उसी तरह से यदि हम बात करें इंडिविजुअल, तो व्यक्ति जो है दिखास छपास और बकवास में व्यस्त ना होकर के खुद की उसकी ग्रोथ है, मिल रही है या नहीं, खुद खुश है कि नहीं काम करके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सोसाइटी में उसकी कोई इज्जत है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका नाम सोसाइटी में बहुत ख़राब रहता है। आप वहाँ काम करते हैं तो फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है, बोलने में भी शर्म आती है कि हम कहाँ काम करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का इमेज, तो दैट इज कॉल्ड सोशल सेटिस्फेक्शन। वो जो है प्राउड फील करे कि हाँ हम इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग कंडीशन should have reflection in our society। अब जो है चलते चलते इंट्रोडक्शन देख लिए, कॉन्सेप्ट देख लिए, और ऑब्जेक्टिव पे आते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ जो है HR सिस्टम क्या है। इसको भी HR डिपार्टमेंट जो आपका है उसकी ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए, यह हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला यदि हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो व्यक्ति कोई भी जो काम करता है, अभी हमने बताया कि इकोनॉमिकली जो है वह सेटिस्फाई रहना चाहता है, इकोनॉमिकल कंडीशन उसकी कहीं ना कहीं है, या कहीं ना कहीं उसको पैसे की ज़रूरत है और इंगेजमेंट की ज़रूरत है, इसलिए तो काम कर रहा है। दूसरा कि उसकी अपनी इंडिविजुअल गोल है वह भी कंप्लीट हो, और तीसरा कि जो है उसका एडवांसमेंट या कह सकते हैं ग्रोथ और वेलफेयर और कम्युनिटी को भी कुछ मिलता है या नहीं, ठीक है। तो वह भी मैं लिखूं तो लिख सकता हूं कि एडवांसमेंट या ग्रोथ, हर आदमी ग्रोथ खोजता है, प्रमोशन खोजता है, इसी को प्रमोशन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये तो व्यक्ति विशेष के लिए हो गया। लेकिन और जब आगे बढ़ते हैं तो बात आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, और ऑर्गेनाइजेशन की भी तो ऑब्जेक्टिव है। इसी को 3 टर्म में बांटें तो पहला जो आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है ना कि ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है
वह व्यक्ति विशेष के ऑब्जेक्टिव से तालमेल खाए, क्योंकि कोऑपरेशन की, कोऑर्डिनेशन की, और जो प्रोडक्ट है उसका भी कुछ डिमांड है। ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ टारगेट देती है कि भाई आप यदि काम कर रहे हैं तो एक दिन में जो है आपका आउटपुट इतना होना चाहिए। हमने आपको ट्रेनिंग दी है तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है दैट शुड बी वेरी मच फाइन, और आप हमेशा मोटिवेटेड रहो, इंडस्ट्री के लिए काम करो, कंपनी के लिए काम करो, कंपनी के लिए दिन रात काम करो, कंट्रीब्यूट करो। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव होती है। साथ में ही कंपनी का एक जो है कह सकते हैं माउथ पब्लिसिटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी सबसे ज़्यादा कौन करता है? जो वहाँ काम करता है, क्योंकि अंदर की चीज़ें सबसे ज़्यादा उसी को मालूम रहती है। तो एक होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, दूसरा जो होता है पर्सन ऑब्जेक्टिव, जो काम कर रहा है उसका भी कुछ उद्देश्य है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। वह सोचता है कि हमें खूब पैसा मिल जाए, हमें इज्जत मिले, हमें जो है मैं लिख भी देता हूँ मनी मिले, ठीक है ना, रेस्पेक्ट मिले, उसकी अपनी ये है, ग्रोथ मिले, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा अच्छा हो, सोशल जो है उसको वो मिले, जो है सेटिस्फेक्शन मिले, सेफ्टी इशू जो हो इंडस्ट्री के अंदर अच्छी, ठीक है ना, वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो। ये सब किसकी ऑब्जेक्टिव है? व्यक्ति विशेष की, वर्किंग इन्वायरमेंट हो। दीज आर फ्यू, इसके अलावा भी बहुत सारा जो है ऑब्जेक्टिव हो सकता है व्यक्ति विशेष का। तीसरी बात करें तो सोशल ऑब्जेक्टिव, क्या बात करते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव। जो यहाँ पर बात कर रहे थे सोशल का, वही चीज़ यहाँ पर आ गया कि आपको सोसाइटी में एक इमेज बिल्ड हो रही है कि नहीं, कि आपको खुद फील होना चाहिए कि नहीं हम एक अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छे फैक्ट्री में, अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं। फिर जब आपको वहाँ पर सैलरी मिलती है तो आप कम से कम एक सोसाइटी का सोशल स्टेटस मेंटेन कर पाएँ। ऐसा नहीं कि दिन रात काम करते हैं और अपने फैमिली को ही अच्छे से नहीं खिला पिला पाते हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं, तो क्या मतलब है ऐसे काम करने का। फिर जो है कंपनी में बहुत सारे वेस्ट होते हैं रिसोर्स के, तो रिसोर्स का वेस्टेज जितना मिनिमाइजेशन हो सके, क्योंकि जितना ज़्यादा वेस्टेज होगा, ठीक है ना, उतना ज़्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ को ध्यान रखने वाली बात है कि जितना ज़्यादा आप जो है सोशली वेस्ट, जितना ज़्यादा वेस्ट और प्रोडक्ट, दो चीज़ होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट जो मार्केट में बिक गया और जो नहीं बिका, तो जो नहीं बिका मतलब मार्केट में आया और प्रोडक्ट जो है बिक ही नहीं रहा है, तो उसका नाम खराब हो जाता है, ठीक ना। और यदि खूब प्रोडक्ट बिक रहा है, डिमांड है, और उस कंपनी में आप काम करते हैं, तो आप प्राउड फील करते हैं, आप सीने पे हाथ दे करके बोलते हैं कि हाँ हम उस कंपनी में काम करते हैं, आई एम द पर्सन हु क्रिएट दिस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट खराब है, वेस्ट है, तो कोई भी आपको बोलेगा, आप बोलेंगे कि हम फलाने XYZ कंपनी में, अच्छा वही कंपनी जो उसका प्रोडक्ट खराब आता है, जिसका प्रोडक्ट बेकार आता है, अरे सस्ता तो देता है लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता। दीज आर द थिंग्स। तो ये सोशल स्टेटस हो गया। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव ऑफ HR की यदि बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और सोशल, ये तीन जो है लेवल पर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है चलते चलते देखते हैं फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। क्या फंक्शंस ऑफ HR, तो इसमें बहुत सारा है, इसका एक सेपरेट वीडियो भी हम बनाएंगे। अभी ये लेक्चर नंबर आई थिंक 61 है, और 64 या 65 में एक स्पेशल जो है इसके लिए बनाएंगे ही, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले तो फंक्शन देखें। तो बहुत सारा फंक्शन है जो है इसके अंदर जो एक्टिविटीज होती है HR के अंदर,
वह भी हम आपसे डिस्कस करें तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें तो इसमें जो है आपका आता है प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट, अब प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या है कि जो है इसमें आप रिक्रूट करते हैं किसको, एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय रिक्रूट होता है, टैपिंग होती है। अब वो कहाँ से आएगा एम्प्लॉय या लेबर, चाहे आप पेपर में जो है एडवर्टाइजमेंट दें, आप उसकी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में दें या माउथ पब्लिसिटी कराएं। सोशल मीडिया आजकल अच्छा रिसोर्स है। साथ ही प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है कि सिलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट। बेस्ट कैंडिडेट आप सिलेक्ट कर पाते हैं कि नहीं, ये जो है टारगेट रहता है एचआर डिपार्टमेंट का कि बेस्ट कैंडिडेट उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप सिलेक्ट कर पाते हैं कि नहीं। उसके बाद जो आपका एम्प्लॉय है उसकी रिकॉर्ड कीपिंग, उसके रिकॉर्ड को आप रखते हैं संभाल करके कि नहीं। वो नौकरी छोड़ देता है उसके बाद भी आपको उसके रिकॉर्ड को संभाल करके रखना है। साथ में ही सेफ्टी इश्यूज यदि कुछ है तो उसका रिकॉर्ड रखना। ऑफिसर्स जो है, ऑफिसर में भी कई, जैसे चाहे वो सिक्योरिटी ऑफिसर हो या प्रोडक्शन ऑफिसर हो या कैशियर हो या अकाउंट ऑफिसर हो, सबका जो है डिटेल रखना पड़ता है। ये काम है किसका, प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट अर्थात एचआर डिपार्टमेंट के अंदर ही है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन में आता है। दूसरा यदि बात करते हैं हम लोग, दूसरी बात है ट्रेनिंग की। अब कोई भी कंपनी जो है एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कराती है, नया कोई वर्कर आता है या नया मशीन आता है, उसको कंपनी के हिसाब से ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जिसमें कि खास करके इंस्ट्रक्टर तैयार करना, ट्रेनर तैयार करना, फोरमैन हो, सुपरवाइजर, किस लेवल पे वो काम करता है, इंजीनियर है, जिस लेवल पे भी काम करता है उस लेवल पे उसको ट्रेनिंग देना। दूसरा, एक तो उसकी ट्रेनिंग हो गई इंस्ट्रक्टर की, दूसरा इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग देना। कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल डिजिटल कंपनी है या सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देना। एजुकेशन इज पावर, ध्यान रखिएगा। एजुकेशन, यदि आप एक स्टूडेंट हैं और हमारी बातों को सुन रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिए, एजुकेशन इज पावर। हमेशा अपने आप को एजुकेट करते रहें। फिर इनकरेजमेंट टू द वर्कर, उसको इनकरेज करें कि कुछ सीखो, कुछ करो। अल्टीमेटली जो भी मैन है या वुमेन है या वर्कर है, ट्रेनिंग लेता है, कुछ सीखता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, तो अल्टीमेटली कंपनी को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। थर्ड और नेक्स्ट जो है फंक्शन ऑफ एचआर यदि बात करें तो प्रमोशन है। एम्प्लॉय का प्रमोशन जरूरी है, एज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। साथ में ही प्रमोशन के साथ कई बार ट्रांसफ़र करना पड़ता है विद इन दी कंपनी, वन शॉप टू अनदर शॉप, वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट इफ बी पॉसिबल। अदरवाइज यदि कंपनी के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, एक पटना हो गया, एक भोपाल हो गया, एक दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, बहुत सारे ब्रांचेज हैं, तो वहाँ भी कंपनी ट्रांसफ़र कर सकती है। और यदि वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो उसको टर्मिनेट करने का भी काम मना कर देगा कि सर बहुत हो गया, अब जो है आपके साथ मज़ा नहीं आ रहा है, तो वर्कर समझ जाता है कि अच्छा। तो दिस काइंड ऑफ डिसीजन आर टेकन बाय द एचआर डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे ये सब करते हैं, मेरिट रेटिंग। एक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डाल दूंगा कि हर एम्प्लॉय का एक कैरेक्टर रिकॉर्ड होता है, एक बिहेवियर रिकॉर्ड होता है, एक परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होता है, जिसके आधार पर ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। या इसी को जॉब इवेल्युएशन भी बोलते हैं, जो काम कर रहा है उसको इवेल्युएट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है, या वेज इंसेंटिव, वेज या इंसेंटिव, किसी एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो कंपनी उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, करना भी चाहिए। साथ में ही
जो है एक फंक्शन है जिसका नाम है कंपनसेशन। अब कोई एक्सीडेंट हो गया या वह ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं से आप कंपनसेट करते हैं। कोई ओवर टाइम कर रहा है, ठीक है ना, तो ओवर टाइम करने वाले को किसी दिन छुट्टी दे दिए, किसी दिन सीएल कंसीडर कर लिए, उसके वेज जो है थोड़ा सा सैलरी बढ़ा दिए, है ना, या कोई उसके घर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कुछ हो जाता है तो उसको आप हेल्प कर पाते हैं, तो दैट इज दी ग्रेट हेल्प, दैट विल बी दी ग्रेट हेल्प टू वर्कर। और वर्कर उस कारण कई बार इमोशनली अटैचमेंट जो है उसके अंदर आ जाता है, और इमोशनल अटैचमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इमोशनल अटैचमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये कंपनसेशन और भी इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। साथ में ही एक आता है वेलफेयर स्कीम। वेलफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंपनी में जो है वेलफेयर स्कीम क्या क्या चला रहे हैं। कई बार यूनियन बाजी हो जाती है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं, कलेक्टिव इंक्रीमेंट भी करना पड़ता है कि भाई ये काम ऐसे कर लो, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हो जाने दो, इस प्रोजेक्ट से इतना इनकम हो जाने दो, इतना आपको एक्स्ट्रा चीज़ें देंगे, आप ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लो, कंपनी के साथ ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे सुलझा लो, वैसे दीज आर द थिंग्स दैट आर बीइंग मैनेज्ड बाय द एचआर डिपार्टमेंट। ओके, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज दी। अब इसमें बहुत सारे जैसे मिसलेनियस जो है ना एक्टिविटीज यदि हम बात करें कि इसमें जो है टाइम टू टाइम जो है आपको एडवाइज करना, मोटिवेट करना, या आपस में किसी की ट्यूनिंग बिगड़ गई तो उसको कन्विंस करना, ठीक है ना, these are the things that is being taken care of by the HR department। फिर कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये भी जो है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इज टेकन केयर बाय द HR डिपार्टमेंट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं हो जो अपने को अलग थलग महसूस करता हो, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन शुड बी वेरी गुड। So these are the things that is being taken care of by the HR person। अब चलते चलते लास्ट जो है यदि हम बात करें तो कोई भी पर्सनल मैनेजर है, स्टाफ है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पद। आजकल जो है सबसे इम्पोर्टेंट है पद, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे पोजीशन या पोस्ट, या पोस्ट। इसके लिए लोग मरते हैं, उसको हर आदमी चाहता है कि हम मैनेजर ही बने, हर आदमी चाहता है कि हम डिप्यूटी मैनेजर बन जाएं, हर आदमी चाहता है कि हम जो है होल सोल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल क्या दिक्कत हो गई है कि आदमी जो है अथॉरिटी चाहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता है। अधिकारी बनना चाहता है, अधिकारी बनना चाहता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, तो वो जो है पद के प्रति हर आदमी ललायत होता है। एक जो है व्यक्ति विशेष की बात है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि इस चीज को जानती है कि हर आदमी पद के लिए ललायत होता है, क्योंकि वो कहता है बाहर जा करके कि हम यहाँ पर जो है फलाना है, हम यहाँ पर CEO है, हम यहाँ पर MD हैं, हम यहाँ पर ये है। भैया पद दे दिया, पैसा कम दे दिया, क्योंकि आदमी क्या चाहिए? पद, पैसा और प्रतिष्ठा। इसके लिए ही तो आदमी सब चीज कर रहा है। तो आदमी को पद दे दो, पैसा थोड़ा कम, प्रतिष्ठा थोड़ा कम दे दो, तो भी जो है वो प्रतिष्ठा में उसको लगता है कि हमको बहुत प्रतिष्ठा मिलने वाला है, बहुत पैसा मिलने वाला है, लेकिन पद दे करके कंपनी वाले बड़े बड़े काम करा लेते हैं। कोई भी छोटा सा जो है आपको काम देना है तो आपके नाम के आगे ऑफिसर लगा देंगे। अब आपको एक ईगो आ जाता है मन में कि अरे हम तो ऑफिसर हैं। अब ऑफिसर आप हो गए, कंपनी कोई काम बोलती है तो आप मना कैसे करेंगे? दैट इज द थिंग, दैट इज द थिंग। आपसे कंपनी का एक्सपेक्टेशन है और आप मना नहीं कर सकते हैं। जब मना करेंगे तो आप ऑफिसर होकर के मना कर रहे हैं,
जब आप मना कर देंगे तो सुपरवाइजर क्या करेगा, और सुपरवाइजर यदि मना करेगा तो फिर वर्कर क्या करेगा, तब तो ये तो गलत पैटर्न चले गया। तो इसके लिए बहुत सारे हैं कि कोई लाइन मैनेजर बना दिया गया। अब सिक्योरिटी है, उसको जो है सिक्योरिटी ऑफिसर बना दिए, सिक्योरिटी ऑफिसर। अब वो उसी में खुश हो जाता है, लोगों से भी दिन रात एक करके काम लेता है ना, लोग काम करते भी हैं, वो कोऑपरेट भी करता है, एक हार्मोनियस ह्यूमन इन्वायरमेंट बनाने की भी कोशिश करता है। वो कहने का मतलब मेरा आप समझ गए होंगे कि पद पाने के लिए, एक दूसरे की कुर्सी खींचने के लिए आदमी क्या से क्या नहीं कर देता है। और जीता जागता उदाहरण तो नेताओं का देखिए ना, एक दूसरे की कुर्सी खींचने के लिए वो किस हद तक चले जाते हैं। तो दैट इज द पोजीशन ऑफ द पर्सनल मैनेजर दैट डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। एक किसी का हम एग्जांपल तो दे नहीं रहे हैं, एक जेनरिक बात कर रहे हैं, है ना। यदि कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर जो भी मैनेजर है एक ही मैनेजर होगा, लेकिन यदि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो 10 मैनेजर होगा। फिर उस 10 मैनेजर को इक्विवेलेंट कैसे करेंगे, तो उनको उसमें नाम अलग अलग दे देते हैं कि लाइन मैनेजर है, ये जो है फलाने मैनेजर हैं, ठिकाने में, इस तरह से। तो कहने का मतलब क्या है कि इट बिकम्स वेरी इजी टू डिसाइड द वेज सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल, बट जो है 10 मैनेजर है तो उसमें से आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जहाँ पर 10 एम्प्लॉय हो वहाँ तो ठीक है, लेकिन यदि 1000 एम्प्लॉय हो तो उसके सैलरी स्ट्रक्चर के लिए एक फिक्स्ड रूल होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए फिक्स्ड रूल, चाहे इंसेंटिव हो या प्रमोशन हो, किसी भी चीज़ के लिए जहाँ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वहाँ पर ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर चीज़ के लिए एक जो है रूल हो। तो ये रूल होने के बाद भी कंपनी इन सब को एक साथ डील नहीं कर सकती है। इसलिए मैनेजर हम लोग बना देते हैं, और मैनेजर को वहाँ पर बोलते हैं पर्सनल मैनेजर। हर डिपार्टमेंट में चाहे एचओडी, अब एचओडी मान लीजिए कि कोई प्रोडक्शन का एचओडी है और प्रोडक्शन का एचओडी है, और ये जो है इसके नीचे जो है 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो अब ये 20 वर्कर्स का इवेल्युएशन एचओडी करेगा, और फिर एचओडी के ऊपर जो है कोई ऑफिसर है, मान लीजिए प्रोडक्शन ऑफिसर है ओवरऑल, चाहे सेल्स ऑफिसर है, वो सब उनको कोऑर्डिनेट करेंगे। फिर इन सारे ऑफिसर के ऊपर एक ऑफिसर होगा, है ना। तो अल्टीमेटली सबसे ऊपर कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होगा उसके नीचे जो है मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके नीचे जो है मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर होगा, प्रोडक्शन मैनेजर होगा, फाइनेंस मैनेजर होगा, है ना, पर्सनल मैनेजर होगा। ये सब उसके अंदर होंगे। पर्सनल सबका अलग अलग काम होगा, सेल्स मैनेजर होगा, ठीक है, कि ब्रांडिंग का अलग होगा, प्रमोशन का अलग होगा। तो ये सारे एक्टिविटीज इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के एक रूल जो है, थंब रूल है कि अच्छा पोजीशन दो, अच्छा पैसा दो और रेस्पेक्ट दो और खूब काम लो एम्प्लॉय से। हर कंपनी का एक मोटो होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम लोगों ने आज बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जिसमें कि खास करके मैन पावर मैनेजमेंट, उसका इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, ये सारे देखें। अब चलते चलते लास्ट के 2 मिनट में इसको समराइज करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो पर्सनल मैनेजमेंट होता क्या है, एचआर का फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने बताया कि एचआर में क्या क्या आता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ आता होगा, ये तो हमने एक जितना दिमाग में आया, जितना हमें रेफरेंस मिला, उतना हमने आपको बताया। फिर जो है रिफ्रेश जो है आपको हमने एचआर से करते हुए, और आपको हमने बहुत सारे डिफिनीशंस बताए कि एचआर सिस्टम है क्या। एचआर सिस्टम एक पॉल जी हेस्टिंग का है, एक जो है डेल योल्डर का है, फ्लिप का डिफिनीशन हमने बताया,
कि प्रोक्योरमेंट करना, डेवलपमेंट एम्प्लॉय का ये सब सोचना, और जो है यूरोपियन कंट्री में जो चलते हैं सिस्टम, उसके बारे में हमने बात किया। साथ ही हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किया कि एचआर सिस्टम जो है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, ठीक ना, कि कंसर्न विद दी वर्कर से उसका एक रिलेशन हो, पॉलिसी वह बनाता हो, ठीक ना। अब उसमें पॉलिसी में ये सारी चीज़ें आएंगी जो हमने आपको डिस्कस किया। हेल्दी इन्वायरमेंट हो, ये एचआर का काम है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी जो है इन्वायरमेंट है कि नहीं, लोग हैप्पी सैप्पी हैं कि नहीं। फिर जो एम्प्लॉय है और ऑर्गेनाइजेशन दोनों का इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट भी जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआर के अंडर देखा। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआर की यदि हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव है वह भी फुलफिल हो, व्यक्ति विशेष जो आ रहा है काम करने उसकी भी कुछ ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल हो, और सोशल जो ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी में जो है एम्प्लॉय काम करे तो वो भी खुश रहे, और साथ में कंपनी भी सोचती है कि एक सोसाइटी में मेरा स्टेटस बने तो वो भी फुलफिल हो। फिर फंक्शन ऑफ एचआर में हमने आपको बताया कि प्रोक्योरमेंट है जिसमें कि रिक्रूटमेंट जो है, सिलेक्शन, उसके रिकॉर्ड को रखना, सेफ्टी, ये सारी चीज़ें देखना, ट्रेनिंग दिलवाना, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना दिलवाना, ये सब काम है। प्रमोशन देना, ट्रांसफ़र करना, या कोई बदमाशी कर रहा है तो उसको नौकरी से निकाल देना, ये सारा काम भी एचआर डिपार्टमेंट का है। कंपनसेटरी लीव देना, कंपनसेटरी मॉनेटरी टर्म में कुछ फ़ायदा पहुंचाना, ये भी काम एचआर का ही है। वेलफेयर स्कीम चलाना, जैसे मेडिकल फैसिलिटी दे देना, हेल्थ इंश्योरेंस दे देना, ये सब काम किसका है, एचआर सिस्टम का है। कुछ कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब एक ग्रुप मीटिंग बुला लिए और उसमें थोड़ा सबकी सैलरी 5% कम कर दिए या 5% बढ़ा दिए और काम 20% बढ़ा दिए, या जो है काम पहले 8 घंटा था, जो है 20% सैलरी बढ़ा दिए और इसको 12 घंटा कर दिए, तो कितना ज़्यादा, मतलब 40% काम बढ़ा दिए और 20% सैलरी बढ़ाए। तो इस तरह से कलेक्टिव बार्गेनिंग करना, एक ग्रुप मीटिंग करना, किसके दिमाग में क्या चल रहा है उसका फीडबैक लेना, ये सब काम भी एचआर डिपार्टमेंट का ही है। साथ में ही कि जो काम कर रहा है एम्प्लॉय है उसको एडवाइज देते रहना, मोटिवेट करते रहना, कन्विंस करना, आपस में कहीं कोई विवाद है, कोई पॉलिटिक्स चल रहा है तो उसको जो है दूर करना, साथ में ही कोऑर्डिनेट करना एक दूसरे को, वर्किंग कंडीशन को हेल्दी बनाए रखना, ये सारा काम जो है। और ध्यान लास्ट में हमने बताया कि कोई भी आदमी 3 कारणों से किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है कि उसको पद मिले अच्छा, पैसा मिले अच्छा और प्रतिष्ठा मिले अच्छा। ये तीनों चीज़ कंपनी खूब दे और खूब काम ले, दैट इज दी थिंग्स ऑफ द एचआर। तो ये एचआर को ध्यान देना चाहिए। इस तरह से ये हमारा सारा का सारा जो है आज आपने देखा क्या, जो है मैन पावर मैनेजमेंट, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन की बात हमने किया था। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, मैन पावर मैनेजमेंट, जिसका कि आज हम लोगों ने लगभग 45 मिनट में पूरा डिटेल में पढ़ा, आज यहीं तक। फिर नेक्स्ट उसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे कि रोल ऑफ एचआर, किसी कंपनी में एचआर का रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी बेस्ट, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।